हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राह्मी एकेडमी। ब्राह्मी एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप लोग जो एमपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं और आपके सिलेबस में एक चैप्टर जो है, प्रीलिम्स के सिलेबस में एक चैप्टर, बल्कि एक सब्जेक्ट ही मैं कहूँगा कि एक नया सब्जेक्ट जो है वो ऐड हुआ है, सिविक्स। और हम ब्राह्मी एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपको एमपीएसआई का पूरा कोर्स जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं और उसी में मैं जो है सिविक्स की क्लासेस आपकी ले रहा हूँ। सिविक्स जो है उसको लेकर के कैंडिडेट्स में एक थोड़ा सा भ्रम की स्थिति है, एक थोड़ी संशय की स्थिति है कि इसमें क्या पूछा जाएगा, इसका क्या सिलेबस रहेगा, कैसे प्रश्न आएंगे। तो उसको लेकर के काफ़ी लोगों में उहापोह की स्थिति, थोड़ी संशय की स्थिति बनी हुई है। ये बहुत मुश्किल विषय नहीं है, आसान विषय है। बस आपको इसका एक दायरा तय करना है और ये सिलेबस के हिसाब से इसको प्रिपेयर करते जाना है, तो आप आसानी से इसमें अधिकतम नंबर जो है वो अर्जित कर पाएंगे सिविक्स वाले खंड में। तो मैं आपको सिविक्स की तैयारी करवा रहा हूँ। पिछली क्लास में हमने सिविक्स की मूलभूत अवधारणा के बारे में जाना था कि सिविक्स जो है उसका कैसे विकास हुआ, कैसे उसको उस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, सिविक शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई और कैसे एक विषय के रूप में उसका विकास हुआ, कब उसकी उत्पत्ति हुई, वो तमाम बातें हमने जानी थी। सिविक्स जो है जिसको हम हिंदी में नागरिक शास्त्र बोलते हैं, सिविक शब्द जो है वो ग्रीक भाषा के सिविस या सिविटास शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। प्राचीन ग्रीक समाज में जो है नगर राज्य हुआ करते थे, एथेंस, स्पार्टा, ऐसे सिटी स्टेट हुआ करते थे और ये नगर राज्य अपने आप में स्वायत्त हुआ करते थे। स्वायत्त संस्थाएं होती थी, उनके अंदर आपस में लड़ाइयां भी होती रहती थी। तो वहां पर पहली बार जो है इस शब्द का प्रयोग देखने को मिला। हालांकि समय बदलता गया और उसके बाद जो है इस शब्द का विकास हुआ, इसकी अवधारणा का विकास हुआ और टाइम के साथ साथ इसका अर्थ भी बदलता गया, इसकी अर्थवत्ता में भी परिवर्तन आया और वर्तमान में जो नागरिक शास्त्र है उसका जो अर्थ लिया जाता है वो थोड़ा सा अलग है पहले से, क्योंकि नगर राज्य समाप्त हो गए, उसके बाद राष्ट्र राज्य आए। राष्ट्र राज्यों में नागरिकता की संकल्पना बदली। पहले नागरिकता का मतलब कुछ और होता था, आज नागरिकता का मतलब कुछ और है। पहले नगर राज्य थे ग्रीस में, अब तो दुनिया भर में राष्ट्र राज्य है। राष्ट्र राज्यों के अंदर नागरिकता की भी परिभाषा बदली, उस हिसाब से नागरिक शास्त्र विषय की परिभाषा भी बदलती आई है समय के साथ साथ। मैंने जैसे कि आपको बताया था, अगर आप लोगों ने पिछली क्लास अटेंड की हो तो मैंने आपको ये बताया था कि जो नागरिक शास्त्र है उस विषय की अलग अलग विद्वानों के द्वारा अलग अलग परिभाषाएं दी गई हैं और कई परिभाषाएं दी गई हैं। और पेपर में जिसमें भी नागरिक शास्त्र पूछा जाता है उसमें परिभाषाओं से एक आध प्रश्न तो होता ही होता है। आप ये मान के चलिए कि आपके पेपर में भी परिभाषा से एक आध प्रश्न रहेगा, नागरिक शास्त्र की परिभाषा से, क्योंकि नागरिक शास्त्र को बहुत सारे विद्वानों ने परिभाषित किया है। उसमें कुछ विदेशी विद्वान भी है और कुछ भारतीय विद्वान भी है। तो इसीलिए हमको नागरिक शास्त्र की कुछ परिभाषाएं देखनी रहती है कि कौन सी परिभाषाएं हैं, किस विद्वान के द्वारा, किस विचारक के द्वारा, किस स्कॉलर के द्वारा कौन सी परिभाषा दी गई है और उस परिभाषा का क्या अर्थ है, ये शॉर्ट में थोड़ा समझते हुए चलना चाहिए। तो हमने कल कुछ एक परिभाषाएं देखी थी, मतलब जो पिछली क्लास थी उसमें कुछ एक परिभाषाएं देखी थी। जैसे मैंने आपको अरस्तु की परिभाषा बताई थी, एरिस्टोटल की, ठीक है। अरस्तु जो है वो नागरिक शास्त्र का जनक भी माना जाता है। वो 5वीं-6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ग्रीस में मौजूद था और उसने पहली बार नागरिक शास्त्र नाम की विषय की विवेचना की थी और इसीलिए उसको नागरिक शास्त्र का जनक भी बोला जाता है, ठीक है। तो उसने एक परिभाषा दी थी। उसके बाद फिर और भी कई लोगों ने परिभाषाएं दी, जैसे गेट्स ने, पैट्रिक गेट्स की परिभाषा हमने देखी थी। और अब जो है कुछ और परिभाषाएं हमको देखनी रहेंगी। परिभाषाओं से प्रश्न अक्सर पूछा जाता है और प्रश्न बहुत साधारण रहता है। या तो आपको परिभाषा दे दी जाएगी और कहा जाएगा कि बताइए ये परिभाषा किस विद्वान के द्वारा दी गई है और 4 ऑप्शंस में 4 विद्वानों के नाम रहेंगे, या फिर आपको किसी विद्वान का नाम दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इस विद्वान ने नागरिक शास्त्र को कैसे परिभाषित किया है, ठीक है। तो किस कान चाहे ऐसे पकड़े चाहे इस तरह घुमा के पकड़े, आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब कुछ और विद्वानों के द्वारा दी गई नागरिक शास्त्र की परिभाषाएं हम देखते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो गेट्स ने परिभाषा दी थी, पैट्रिक गेट्स ने, उसको लेकर के लोगों ने खूब आलोचना की, उस पर काफी आलोचना भी हुई और आलोचना इस आधार पर हुई कि वो परिभाषा इस अर्थ में सीमित है कि वो नगर के लोगों की बात करती है। उसमें नागरिक शास्त्र को परिभाषित करते हुए उसने कहा था नगर के लोगों का शास्त्र है और बाद में इसकी खूब आलोचना हुई कि भाई जो लोग गांव में भी रहते हैं, कस्बों में भी रहते हैं, वो भी नागरिक ही कहलाते हैं आज के जमाने में, इसलिए वो सीमित परिभाषा है।
बाद में और भी कई परिभाषाएं आई, जिनमें से हम आज कुछ परिभाषाओं को देखते हैं। उसके बाद फिर नागरिक शास्त्र का स्कोप देखेंगे, विस्तार क्षेत्र। एक विद्वान हुए हैं जिनका नाम है F.G. गुल्ड। ये F.G. गुल्ड जो है, इनको कहीं कहीं गोल्ड भी लिखते हैं, पर इनका नाम जो है वो गुल्ड है। कुछ कुछ किताबों में गोल्ड लिखा हुआ भी आपको मिलेगा। तो इसमें आप ये मत समझना कि गुल्ड कोई और विद्वान है और गोल्ड कोई और विद्वान है। दरअसल इंग्लिश में तो वो GOULD है। अब इसको कुछ लोग हिंदी में गुल्ड लिख देते हैं या फिर गोल्ड लिख देते हैं। अंग्रेजी में ये गुल्ड है, GOULD। अब इसी को क्या कोई देवनागरी में लिखेगा तो कोई गुल्ड लगा देगा, कोई गोल्ड ओ की मात्रा लगा देगा, ऐसा। तो ये दो विद्वान मत मानना, गुल्ड बोले चाहे गोल्ड बोले, यही है F.G. गोल्ड। F.G. गोल्ड ने नागरिक शास्त्र की परिभाषा देते हुए कहा है कि नागरिक शास्त्र उन समस्त संस्थाओं, आदतों, कार्यों और व्यक्तियों का अध्ययन है जिसके द्वारा कोई पुरुष या स्त्री अपने कर्तव्यों की पूर्ति कर सके और राजनीतिक संप्रदाय के सदस्य होने का लाभ उठा सके। ठीक है, अंग्रेजी में देखें, सिविक्स इज द स्टडी ऑफ इंस्टीट्यूशंस, हैबिट्स, एक्टिविटीज एंड स्पिरिट्स बाय मींस ऑफ विच अ मैन or a woman may fulfill the duties and receive the benefits of a membership of a political community। ये परिभाषा इन्होंने दी है। अब ये परिभाषा पढ़ के आपको ऐसा लग रहा होगा कि पता नहीं क्या है, क्या लिखा हुआ है। बहुत आसान बात है ये केवल वही कह रहे हैं जो मैंने आपको कल भी समझाया था। गुल्ड महोदय का ये कहना है कि अगर कोई व्यक्ति किसी समाज में रहता है तो उसको उस समाज के द्वारा कुछ अधिकार दिए जाते हैं, वो उन अधिकारों का फायदा उठाता है, और जब उसको अधिकार मिलते हैं तो उससे ये अपेक्षा की जाती है कि वो भी समाज को कुछ देगा, कर्तव्यों का पालन करेगा। ठीक है, इस तरह से व्यक्ति और समाज में एक तालमेल बैठा रहता है। मुझे मेरा समाज कुछ अधिकार दे रहा है, मैं नौकरी कर सकता हूं, व्यवसाय कर सकता हूं, सुरक्षित जीवन जी रहा हूं, तो ये मुझे समाज ने दिया है, राज्य ने दिया है, राजनीतिक व्यवस्था ने दिया है, देश ने दिया है, उस सामाजिक राजनीतिक ढांचे ने दिया है जिसके अंदर मैं मौजूद हूं। अब मेरे कुछ कर्तव्य भी हैं, तभी मुझे अधिकार मिले हैं, तो मेरे भी तो कुछ कर्तव्य हैं, और कर्तव्य यह है कि मैं ईमानदारी से रहूं, शांतिपूर्ण तरीके से रहूं, टैक्स भरूं सरकार को, है ना, सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करूं, मार काटना को कुछ भी, तो ये मेरे कुछ कर्तव्य भी है। और इसी तरह से समाज चलता है, इसी तरह से देश चलते हैं। ठीक है ना, तो वही बात गुल्ड ने भी कही है, बस उनका बोलने का तरीका थोड़ा सा रिफाइंड है। रिफाइंड मतलब थोड़ा सा शास्त्रीय तरीका है, थोड़ा शुद्ध तरीका है बात करने का। बात वही कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नागरिक शास्त्र उन सभी संस्थाओं, आदतों, कार्यों और व्यक्तियों का अध्ययन किया जाता है नागरिक शास्त्र में, जिसके द्वारा कोई पुरुष या स्त्री मतलब कोई भी मनुष्य अपने कर्तव्यों की पूर्ति करते हैं और राजनीतिक संप्रदाय के सदस्य होने का लाभ उठाते। लाभ मतलब अधिकार, अधिकार का मतलब होता है लाभ। ठीक है, उन सभी का अध्ययन इसके अंदर किया जाता है। अब उन संस्थाओं का, संस्थाएं कौन सी होंगी जो मुझे अधिकार दे रही है या मुझ पर कर्तव्य लगा रही है, चाहे वो संसद हो, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे वो ग्राम पंचायत हो, चाहे वो सामाजिक संस्थाएं हो। सामाजिक संस्थाओं में परिवार है, समाज है, ये भी तो मुझ पर कुछ न कुछ सीमाएं बांधता है ना, और मुझे कुछ अधिकार भी देता है समाज के अंदर। तो ये जो संस्थाएं होती है, चाहे वो राजनीतिक संस्थाएं हो, चाहे वो न्यायिक संस्थाएं हो, चाहे वो लोकल अर्बन बॉडीज हो, चाहे वो ग्राम पंचायतें हो, उन संस्थाओं का, उन आदतों का, आदत का मतलब यहाँ आप वो मत समझो कि मेरी ये आदत है वो आदत है, आदत का मतलब समाज की हैबिट्स है। किसी समाज में क्या आदतें हैं भाई, समाज कितना स्वतंत्र चेता है, कितना समानता मूलक है, कितना विषमता मूलक है, कितना आजादी देता है, कितनी नहीं देता। यहाँ आदत का मतलब समाज की विशेषताओं से है। जैसे अफगानिस्तान का समाज और भारत का समाज, दोनों की आदतें अलग अलग है। हमारे देश में लोगों को बहुत स्वतंत्रता है, वहीं आप ईरान में चले जाओ तो महिलाओं को सिर मतलब चेहरा खोल के बाहर भी नहीं निकल सकती है ना। तो ये क्या है, समाज की अपनी आदतें होती हैं। हालांकि हर समाज में नागरिक शास्त्र होता है, पर वो समाज की आदत के हिसाब से अध्ययन भी वहां का बदल जाता है। ऐसा भारत जो है एक लोकतंत्र है, संविधान है, यहाँ पर हर व्यक्ति को अधिकार है, तो अलग तरह की आदतें हैं समाज की। यहाँ पर लोग कुछ भी बोल देते हैं, कैसे भी कपड़े पहन लेते हैं, अधिकार है, स्वतंत्रता है, कहीं भी घूम फिर सकते हैं। वहीं अफगानिस्तान में एक खास कोड ऑफ कंडक्ट है लाइफ का। तो आदत का मतलब यहाँ समाज की आदतों से है। कार्यों और व्यक्तियों, कार्य यानी जो लोग काम करते हैं और व्यक्ति यानी जो उसमें रहते हैं, उन सभी का अध्ययन करता है नागरिक शास्त्र, जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति, चाहे वो औरत हो या मर्द हो, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, उसको कुछ अधिकार मिलते हैं और उसको कुछ कर्तव्यों का पालन करना पड़ता है। तो ये F.G. गुल्ड की भी वही परिभाषा है। नागरिक शास्त्र में यही सब आता है, मनुष्य के रूप में नागरिक या नागरिक के रूप में मनुष्य।
कुछ कर्तव्य है, कुछ अधिकार है। अधिकार कुछ संस्थाओं ने दिए हुए हैं, वो संस्थाएं राजनीतिक है, सामाजिक है, न्यायिक है, पारिवारिक है, सामाजिक है, और एक नागरिक के रूप में उसे अपेक्षा की जाती है कि वो कर्तव्यों का पालन करे और उसको कुछ अधिकार भी मिलते हैं। ऐसे ही समाज जो है उसमें तारतम्य बैठा रहता है, एक संतुलन बैठा रहता है और गाड़ी चलती रहती है। इससे हर व्यक्ति का फायदा होता है, क्योंकि जब हर व्यक्ति के लिए ये लाभ की स्थिति है, क्योंकि उसको अधिकार मिलते हैं, सुरक्षा मिलती है, शांति मिलती है, उसको आगे बढ़ने के अवसर मिलते हैं, अधिकार मिलते हैं, है ना। और अगर वो कर्तव्यों का पालन करेगा तो उसके भी अधिकार बने रहेंगे, अगर वो कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा तो उसके भी अधिकार खत्म हो जाएंगे, क्योंकि दूसरे भी नहीं करेंगे, फिर सीधी सी बात है ऐसा। तो ये वही बात गुल्ड ने कही है। अब गुल्ड की परिभाषा की भी लोगों ने आलोचना की है। उन्होंने ये कहा, लोगों ने आलोचना करते हुए ये कहा है कि गुल्ड की ये परिभाषा भी थोड़ी सी अपूर्ण है। हालांकि बहुत ज्यादा अपूर्ण नहीं है, फिर भी आलोचना करने वाले तो कर ही देते हैं। आलोचना करने वालों ने बोला है कि गुल्ड ने तो सभी चीजों की बात कर ली है इसमें, पर फिर भी इसमें कुछ कुछ चीजों की बात उसने छोड़ दी है, क्योंकि ये नागरिक शास्त्र के समस्त पहलुओं पे बात नहीं करता। समस्त पहलुओं पे बात नहीं करता तो आपको क्या लग रहा है कौन से पहलुओं पर ये बात नहीं करता? तो कुछ लोगों ने कहा कि जैसे ये राजनीतिक संप्रदाय की बात करता है, तो क्या केवल राजनीतिक संप्रदाय का ही सदस्य होता है मनुष्य? वो एक संवैधानिक संप्रदाय का भी सदस्य है, एक सामाजिक संप्रदाय का भी सदस्य है। तो ऐसे लोगों ने थोड़ी थोड़ी इसकी आलोचना की है, पर आपको केवल परिभाषा याद रखना है, आलोचना याद नहीं रखना, क्योंकि आलोचना कोई स्पेसिफिक नहीं है। बस परिभाषा याद रखो और व्यक्ति का नाम याद रखो। उसके बाद अगली परिभाषा है एल.जे. शॉ की, एल्फ्रेड जे शॉ, इनका नाम याद रखेगा, ये भी विदेशी विद्वान है, एल्फ्रेड जे शॉ। इनकी परिभाषा बहुत बार एग्जाम्स में पूछी जाती है, वैसे गुल्ड की भी पूछी जाती है, इनकी भी पूछी जाती है। एल्फ्रेड जे शॉ ने क्या कहा? इन्होंने कहा कि नागरिक शास्त्र मानव ज्ञान की वह शाखा है जो राजनीतिक संगठन में रहने वाले व्यक्ति के अधिकारों एवं कर्तव्यों की विवेचना करती है। ठीक है। Civics may be defined as the branch of human knowledge which deals with the rights and the duties of men living as a member of a group or politically organized. मेरे हिसाब से वही बात है जो गुल्ड ने कही है, बस कहने का तरीका हल्का सा बदल गया है। इसमें एक बात याद रखिएगा कि जो शॉ है, एल.जे. शॉ, ए.जे. शॉ, ये जो एल्फ्रेड जे शॉ है, इन्होंने नागरिक शास्त्र को, सिविक्स को ह्यूमन नॉलेज की एक ब्रांच माना है। उन्होंने इसको विज्ञान नहीं माना है, ह्यूमैनिटीज की ब्रांच माना है। यह क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा गया है कि कौन सा ऐसा विद्वान है जो नागरिक शास्त्र को विज्ञान की शाखा ना मान करके ह्यूमैनिटीज की शाखा मानता है, यानी कि मानव विज्ञान की शाखा मानता है या मानव ज्ञान की शाखा मानता है। तो आप इसमें ए.जे. शॉ का नाम लगाइएगा। ठीक है। ए.जे. शॉ ने अपनी परिभाषा में नागरिक शास्त्र को विज्ञान न कह करके मानव ज्ञान बोला, ह्यूमैनिटीज बोला है, जिसको ह्यूमन नॉलेज या ह्यूमन साइंस बोलते हैं या ह्यूमैनिटीज बोलते हैं। तो ये आप याद रखिएगा, पूछा गया प्रश्न है। ठीक है। और इनकी परिभाषा तो बहुत साधारण है। इन्होंने भी वही बात कही है कि नागरिक शास्त्र जो है उसके अंदर मनुष्य के, जो व्यक्ति उस पर्टिकुलर समाज में रह रहा है, उस ढांचे में रह रहा है, उस स्ट्रक्चर में रह रहा है, उसके अधिकारों और कर्तव्यों की विवेचना की जाती है। ठीक है। वही बात है, मैं एक ढांचे में रह रहा हूं, समाज के, राष्ट्र के, तो इस समाज और राष्ट्र के ढांचे में रहने के कारण मुझे कुछ अधिकार मिले हुए हैं और मुझे कुछ कर्तव्यों का पालन करना होता है। इसी की विवेचना जो विज्ञान की जो शाखा करती है ज्ञान की, उसको नागरिक शास्त्र बोल देते हैं। नागरिक शास्त्र मानव ज्ञान की वह शाखा है जो किसी राजनीतिक या सामाजिक या राष्ट्र के ढांचे के अंदर रहने वाले सदस्य के अधिकारों और कर्तव्यों की विवेचना करती है। ठीक है ना। यह बात एल्फ्रेड जे शॉ ने बोली है। मुझे कुछ अधिकार मिले हुए, मेरे कुछ कर्तव्य है और मैं एक ढांचे में रह रहा हूं। वो समाज का ढांचा है, राजनीति का ढांचा है, देश का ढांचा है। भले मैं गांव में रहूं चाहे शहर में रहूं, उसने मुझे कुछ अधिकार दिए हैं और मुझ पर कोई कर्तव्य डाले हुए हैं, मेरी कुछ ड्यूटीज है एज अ सिटीजन। ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसकी भी लोगों ने आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि यहां पर उन्होंने केवल नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों की बात की है, जबकि इसमें तो संस्थाएं भी आती है, इसमें तो राजनीतिक परिदृश्य भी आता है। तो ऐसी आलोचना इनकी भी की गई है, क्योंकि इन्होंने केवल अधिकार और कर्तव्य दो ही चीजें बोली। इन्होंने राजनीतिक संस्थाओं की बात नहीं की, संसद की बात नहीं की, सरकार की बात नहीं की, न्यायपालिका की बात नहीं की, इसलिए इनकी भी आलोचना की गई। हालांकि जब ये ढांचा बोलते हैं ना, राजनीतिक संगठन, संगठन यानी ढांचा, तो इसमें वो सब शामिल हो जाते हैं, अलग से मेंशन करने की जरूरत नहीं है।
जब आपने संगठन बोल दिया, राष्ट्र बोल दिया, राष्ट्र का ढांचा बोल दिया, समाज का ढांचा बोल दिया, राजनीति का ढांचा बोल दिया, तो उसमें तमाम संस्थाएं इनहेरेंटली शामिल हो गई है, अलग से बताने की जरूरत नहीं है, पर आलोचना करने वालों ने कर दी। उसके बाद कुछ और परिभाषाएं देखते हैं। देखो, कुछ भारतीय विद्वानों की भी परिभाषाएं पूछी जाती है, जैसे एक परिभाषा पूर्ण तांबेकर जी की पूछी जाती है। इनकी परिभाषा जो है वो महत्वपूर्ण है, मान लो अगर पूछ ले। एक डॉक्टर बेनी प्रसाद की भी पूछी जाती है। तो कुछ हिंदुस्तानी यानी भारतीय विद्वानों की भी परिभाषाएं याद रखिए, खासतौर पे बेनी प्रसाद जी की और इनकी डॉक्टर पूर्ण तांबेकर की। पूर्ण तांबेकर ने बहुत छोटी सी शॉर्ट एंड स्वीट परिभाषा दी है, आप आसानी से याद कर सकते हो। इन्होंने कहा है कि नागरिक शास्त्र नागरिकता का विज्ञान एवं दर्शन है। सिविक्स इज द साइंस एंड फिलॉसफी ऑफ सिटीजनशिप। एक लाइन की परिभाषा है, एकदम क्यूट सी, छोटी सी, बच्ची सी, तो इसको आप याद रख लीजिए। अगर कोई पूछे कि भाई पूर्ण तांबेकर के हिसाब से नागरिक शास्त्र क्या है, तो पूर्ण तांबेकर के हिसाब से नागरिक शास्त्र नागरिकता का विज्ञान और दर्शन है। कोई पूछे कि कौन से विद्वान ने नागरिक शास्त्र को नागरिकता का विज्ञान एवं दर्शन माना है, तो पूर्ण तांबेकर जी ने माना है। कोई पूछे कि भाई पूर्ण तांबेकर जी ने नागरिक शास्त्र को नागरिकता का किन दो शब्दों को बताया है, विज्ञान और कला, कला और दर्शन, कला और साहित्य, विज्ञान और दर्शन, तो क्या लिखना है, विज्ञान और दर्शन। अगर दिमाग में परिभाषा क्लियर है तो कैसे भी घुमा दे प्रश्न आपसे बन जाएगा। तो पूर्ण तांबेकर ने नागरिक शास्त्र को नागरिकता का विज्ञान एवं दर्शन माना है, याद रखिए। अब इसका क्या मतलब है, तो मतलब वही है जो अभी तक मैं आपको समझाते आया हूं, बस बोलने का तरीका अलग है, मतलब सबका वही है। परिभाषा तो एक जैसी रहती है ना किसी भी चीज की। अब आपसे कोई बोले कि भाई पानी क्या है, तो आप बोलोगे कि 2 हाइड्रोजन के एटम है और 1 ऑक्सीजन का एटम है, ये पानी है, यही पानी है और इसके अलावा क्या पानी है। तो बोलने का तरीका अलग अलग हो सकता है, परिभाषा तो वही रहेगी, बदलेगी नहीं ज्यादा, थोड़ा बहुत। अब आप उसको हाइड्रोजन का परमाणु बोल दो, मैं एटम बोल दूं, मैं पहले ऑक्सीजन बोल दूं, बाद में हाइड्रोजन बोल दूं, पर बात तो वही है ना, ऐसा। कुछ और परिभाषाएं देखते हैं। कैम्ब्रिज की जो डिक्शनरी होती है उसकी परिभाषा भी कई बार पूछी जाती है। कैम्ब्रिज की डिक्शनरी अगर आप उठाओगे, दुनिया भर में सबसे ख्याति प्राप्त डिक्शनरी है ये, दुनिया भर में सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित अगर कोई डिक्शनरी है तो वो कैम्ब्रिज की डिक्शनरी है, और उसमें जो परिभाषाएं दी जाती है उनकी अलग ही प्रतिष्ठा है। तो वो हर साल अपनी नई डिक्शनरी छापते हैं कैम्ब्रिज वाले। कैम्ब्रिज इंग्लैंड में एक यूनिवर्सिटी है, उनकी अपनी प्रेस है, और वहां से हर साल ये नई डिक्शनरी निकलती है और इसको सबसे ज्यादा प्रतिष्ठा हासिल है दुनिया में। तो कैम्ब्रिज की जो डिक्शनरी है उसमें अगर आप सिविक्स की परिभाषा देखोगे तो उसमें कहा गया है कि सिविक्स जो है, सिविक्स इज द साइंस ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ मैन इन द सोसाइटी। नागरिक शास्त्र नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों का विज्ञान है। वही जो मैं आपको समझा रहा हूं, इसमें व्यक्ति के अधिकार और कर्तव्यों के बारे में गहन और विशद चर्चा की जाती है, ठीक है ना। तो वही ना, कैम्ब्रिज डिक्शनरी भी वही बोल रहा है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी भी वही बोल रहा है कि नागरिक शास्त्र नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों का विज्ञान है। इसमें नागरिकों के अधिकारों की चर्चा की जाती है, उसके कर्तव्यों की चर्चा की जाती है, और नागरिक के अधिकार और कर्तव्य से ही दुनिया चल रही है। हर व्यक्ति को कुछ अधिकार मिले हुए हैं जिनके एवज में उसे कुछ कर्तव्यों का पालन करना पड़ता है। इससे समाज का ढांचा बना रहता है और आगे बढ़ता रहता है समाज। मारकाट नहीं मचती, जंगल राज नहीं फैलता, अराजकता नहीं आती। हर व्यक्ति को अपने अधिकार हासिल है और उसके एवज में उसे कुछ कर्तव्यों का पालन करना पड़ता है। उसी के लिए तमाम संस्थाएं बनी हुई हैं, उसी के लिए सरकारें बनी हुई हैं, उसी के लिए न्यायपालिका बनी हुई है कि कोई अगर गड़बड़ करे, कर्तव्यों का पालन ना करे या अधिकार ना मिले तो उसके लिए फिर ये संस्थाएं बनी है। यही अधिकार देती हैं, मतलब इन्हीं में से कुछ अधिकार देती हैं, इन्हीं में से कुछ कर्तव्यों का पालन करवाती हैं, इन्हीं में से अगर आपको कर्तव्यों का पालन नहीं करते तो कोई सजा देती है, अगर आपको अधिकार नहीं मिलते तो अधिकार बहाल करती है। तो यही सब संस्थाएं हैं। न्यायपालिका, विधायिका आपको अधिकार देती है, आप पर कर्तव्य डालती है, कर्तव्य आरोपित करती है। सरकार उन्हीं कर्तव्यों का पालन करवाती है और आपको अधिकार मुहैया करवाती है। अगर आप अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते तो न्यायपालिका आपको सजा देती है, दंडित करती है। और अगर आप अपने अगर आपको अधिकार नहीं प्राप्त हो रहे हैं तो वही न्यायपालिका आपको अधिकार भी दिलवाती है। तो ये तमाम संस्थाएं इसीलिए काम करती हैं। मेन चीज तो अधिकार और कर्तव्यों के बीच में संतुलन ही है। अब आते हैं डॉक्टर बेनी प्रसाद की परिभाषा।
डॉक्टर बेनी प्रसाद की सिंपल सी परिभाषा है, उन्होंने कहा है कि नागरिक शास्त्र के मुख्य विषय समाज में मनुष्य के अधिकार तथा कर्तव्य है जिन्हें वह समाज में रहकर पूर्ण करता है। वही बात मैंने कहा ना, सबकी मिलती जुलती परिभाषा है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, बाकी सबकी मिलती जुलती परिभाषा है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ सोशल रिलेशनशिप देयर आर मेनी ड्यूटीज टू बी परफॉर्म्ड एंड करस्पॉन्डिंगली मेनी राइट्स टू बी यूज्ड। इट इज विद देम द सिविक्स इज मेनली कंसर्न। सिविक्स का मतलब होता है, नागरिक शास्त्र का मतलब होता है समाज में मनुष्य के अधिकार और कर्तव्य जिन्हें वह समाज में रहकर पूर्ण करता है। उसको कुछ अधिकार मिलते हैं, कुछ कर्तव्यों का वो पालन करता है। ठीक है, तो ये तमाम परिभाषाएं जो है दी गई है। अब इनमें से सभी की कुछ न कुछ आलोचना की जाती है। ठीक है, सभी के बारे में कहा जाता है कि ये पूर्ण नहीं है, एक ही अंग पे प्रकाश डालती है, एक ही चीज की बात करती है, कुछ चीजों को छोड़ देती है, कुछ चीजों को प्रकट करती है, कुछ चीजों को प्रकट नहीं करती। तो सभी परिभाषाओं पर ये लांछन या आरोप है या आलोचना है कि ये टोटलिटेरियन में नहीं आ रही है, मतलब समग्रता में नहीं आ रही है, समग्र परिभाषाएं नहीं है, ऐसी आलोचना लगती है। तो फिर समग्र परिभाषा क्या होगी? तो सबको मिला दो तो समग्र परिभाषा बन जाएगी, क्योंकि कुछ परिभाषा एक तत्व छोड़ रही है, दूसरी परिभाषा दूसरा तत्व छोड़ रही है, तीसरी परिभाषा तीसरा तत्व छोड़ रही है। तो अगर हम सबको मिला दें और कुछ और ऐड कर दे तो नई समग्र परिभाषा बन सकती है। ठीक है, तो यह काम किया एक विद्वान ने जिनका नाम है E.M. वाइट। E.M. वाइट ने कहा कि मैं ऐसी परिभाषा बनाऊंगा जो समग्र हो, टोटल हो, कंप्लीट हो, कॉम्प्रिहेंसिव हो, व्यापक हो, आर्टिकुलेट हो। एक ऐसी परिभाषा बनाऊंगा जो व्यापकता लिए हुए हो, जो नागरिक शास्त्र से जुड़े हुए छोटे से छोटे और बड़े से बड़े हर पहलू को अपनी परिधि में शामिल कर ले, हर चीज को अपने दायरे में समेट ले। तो E.M. वाइट ने कहा कि जितनी भी परिभाषाएं आई हैं मैं सबका अध्ययन करके उनको भी मिला लूंगा, और अगर कुछ और पहलू या पक्ष शामिल है नागरिक शास्त्र में तो उनको भी जोड़ लूंगा, ताकि एक व्यापक परिभाषा बने। तो ये जो E.M. वाइट है, इन्होंने एक परिभाषा दी है, इन्होंने सब शब्द जोड़ लिए, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, बौद्धिक, तमाम, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, स्थानीय, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, जितने पॉसिबल एस्पेक्ट हो सकते हैं, जितने संभव पहलू हो सकते हैं, सबको जोड़ जाड़ लिया और एक नई समग्र और व्यापक परिभाषा बनाई। और इनकी परिभाषा सर्वाधिक व्यापक मानी जाती है क्योंकि इन्होंने सभी को शामिल कर लिया। क्या परिभाषा है? याद रखिए, पूछी जा सकती है। पहले तो यही पूछा जा सकता है कि नागरिक शास्त्र की सबसे व्यापक परिभाषा किसने दी है? 4 विद्वानों के नाम लिख दिए, आपको चुनना पड़ेगा E.M. वाइट। ठीक है, क्या परिभाषा है इनकी? पहले हिंदी में पढ़ते हैं, फिर अंग्रेजी में, फिर समझ भी लेंगे। समझोगे तो हमेशा याद रहेगा, रटोगे तो भूल भी जाओगे। E.M. वाइट ने कहा कि नागरिक शास्त्र न्यूनाधिक रूप से, मतलब कम या ज्यादा, मोर और लेस, न्यून यानी कम, अधिक यानी ज्यादा, मोर और लेस, नागरिक शास्त्र न्यूनाधिक रूप से यानी मोर और लेस मानव ज्ञान की वह उपयोगी शाखा है जो नागरिकों से संबंध रखने वाले सभी विषयों, सामाजिक, राजनीतिक, बौद्धिक, आर्थिक और धार्मिक, और साथ ही साथ आदि भी लगा दिया कि और कोई छोड़ दिया हो तो वह आदि में शामिल हो जाएगा, आदि पर विचार करती है और भूत, वर्तमान, भविष्य, स्थानीय, राष्ट्रीय तथा मानवीय संबंधों की चर्चा करती है। सबको शामिल कर लिया और आदि अलग से लगा दिया। ठीक है, तो सिविक्स इज दैट मोर और लेस, न्यूनाधिक मतलब कम और ज्यादा, कम या ज्यादा, मोर और लेस। Civics is that more or less useful branch of human knowledge which deals with everything social, intellectual, economical, political or even religious aspects etc. relating to a citizen, past, present and future, local, national and human. ठीक है, वर्तमान की भी, भूतकाल की भी, भविष्य की भी, स्थानीय भी, राष्ट्रीय भी और अंतरराष्ट्रीय भी, राजनीतिक भी, सामाजिक भी, बौद्धिक भी, आर्थिक भी और धार्मिक भी, जितने पक्ष हो सकते हैं सबको समेटते हुए उन्होंने नागरिकता में शामिल कर लिया। ठीक है, तो यह नागरिक शास्त्र की परिभाषा है। अब इसकी कोई आलोचना लोगों ने नहीं की। इन्होंने कहा कि हां यह समग्र है, इसमें तमाम चीजें शामिल कर ली गई है। तो ये परिभाषा आप याद रखिए। अब E.M. वाइट ने क्यों दिया? E.M. वाइट ने कहा कि भाई अगर कोई नागरिक है तो नागरिक के जीवन के कई पक्ष होते हैं, केवल अधिकार और कर्तव्य नहीं, वो तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ उसके जीवन में दूसरे पक्ष भी होते हैं। अधिकारों में ही कई तरह के अधिकार होते हैं। जैसे मान लो कि आप भारत में रह रहे हो, अब भारत में आपको समानता का अधिकार है। ठीक है,
आपको धार्मिक स्वतंत्रता भी मिली हुई है। अगर कोई व्यक्ति कोई भी धर्म मानना चाहे मान सकता है, किसी धर्म को ना मानना चाहे तो वो भी कर सकता है, नास्तिक रहना चाहे नास्तिक भी रह सकता है, उसको कोई वो नहीं करेगा। लोग तो दूसरे धर्मों की आलोचना भी कर देते हैं, कुछ ज्यादा बिगड़ता नहीं है ना। उसके बाद आप कन्वर्ट करना चाहो कन्वर्ट हो जाओ दूसरे धर्म में। यही अगर आप ईरान चले जाओगे तो आपको ये सब अधिकार नहीं है। अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान में ही नहीं है, वहां तो ईश निंदा का कानून है, ब्लास्फेमी एक्ट। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। हर देश के नागरिक को अलग अलग धार्मिक अधिकार है। आर्थिकी की बात करें, हमारे यहाँ कोई भी व्यक्ति कोई भी काम धंधा कर सकता है। आदमी के अंदर अगर प्रतिभा है, उसकी योग्यता है, तो वो कहीं से कहीं पहुंच सकता है। चाय वाला है तो प्रधानमंत्री बन सकता है, ठीक है ना। तो आर्थिक अधिकार भी आपको है ना। तो आज के युग में, वर्तमान के युग में राजनीति दुनिया के और मनुष्य के हर क्षेत्र में दखल रखती है। अब कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिससे राजनीति का सरोकार ना हो। धार्मिक अधिकार भी आपको राज्य देता है, नहीं तो आपको बंद कर देगा, फांसी दे देगा, ब्लास्फेमी का एक्ट लगा देगा। धर्म भी जो है वो व्यक्तिगत मामला नहीं है, राजनीतिक मामला है। आपको आर्थिक प्रगति के अवसर भी राज्य की परिधि में मिलते हैं। अगर आप किसी ऐसे समाज में चले जाओ जहां पर विशेषाधिकार है कुछ लोगों को, कुछ को नहीं है, जैसे पुराने जमाने में भारत में होता था, दलितों के साथ अत्याचार होता था, उनको हर काम करने की इजाजत नहीं थी, पढ़ने लिखने की इजाजत नहीं थी। तो समाज ही आपको राजनीतिक अधिकार देता है, वही आपको आर्थिक अधिकार देता है, वही आपको धार्मिक अधिकार देता है। तो ये सब राजनीति से जुड़ी हुई चीजें। इवन मानव अधिकार, आप किससे शादी करोगे नहीं करोगे, यह अधिकार भी राज्य देता है। जैसे भारत में हर व्यक्ति को यह अधिकार है कि वो किसी से भी शादी कर सकता है। उस धर्म, जाति, लिंग, अब लिंग का तो खैर है, पर धर्म और जाति देखे बिना आप जिससे शादी करना, इवन उम्र, आयु, आपको अधिकार है। यही अगर आप किसी पिछड़े देश में चले जाओगे तो वहां पर आपको ये अधिकार नहीं मिलेंगे। तो आपको तमाम अधिकार जो है वो राज्य से ही मिलते हैं। तो नागरिक के रूप में ही तो आपको ये सब बहाल हुए हैं। आप किसी और देश में चले जाओ, आपको कम अवसर मिलेंगे, किसी और देश में ज्यादा भी मिल सकते। जैसे हमारे देश में होमोसेक्सुअल मैरिजेस नहीं मान्यता मिली हुई है, लेकिन यूरोप के कुछ देशों में है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वगैरह में भी है। तो कुछ और देश ऐसे हैं जहां पर और ज्यादा अधिकार है। समलैंगिक विवाह भी कर सकते हैं लोग, हमारे यहाँ कर तो लेते हैं पर उसको मान्यता नहीं है सरकार की तरफ से, ऐसा है। कुछ देशों में ज्यादा अधिकार है, कुछ में कम है। तो ये राजनीति जो है वर्तमान समय में, आधुनिक समय में जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित करती है। आगे बात समझ में, तो वो बहुत व्यापक कंसेप्ट है। इवन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अब तो हमको मानवाधिकार भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पे मिलते हैं। यूएन में एक संस्था बनी हुई ना, यूएन ह्यूमन राइट्स कमीशन, उसका जो चार्टर है उस पे जो देश हस्ताक्षर कर देता है, जैसे भारत ने किए हुए हैं, तो उसको अपने देश में यूएन चार्टर के हिसाब से मानवाधिकार बहाल करने पड़ते हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर की संस्था है, पर अगर आपने उस पर साइन कर दिए तो आपको अपने नागरिकों को वो अधिकार देने पड़ेंगे जो यूएन के चार्टर में मानवाधिकार वर्णित है। आगे बात समझ में, तो अब तो अंतरराष्ट्रीय स्तर से भी हमारे अधिकार प्रभावित होते हैं। आगे बात समझ में, तो इसीलिए इसको एक बहुत ही समग्रता में उन्होंने देखा है कि नागरिकता एक बहुत समग्र विचारधारा है, एक बहुत व्यापक विचारधारा है। हमने नागरिक शास्त्र की जो प्रमुख परिभाषाएं प्रस्तुत की है, इनमें से अधिकांश विद्वानों की परिभाषाएं अपूर्ण एवं एकांगी है, किंतु E.M. वाइट की परिभाषा जो है वो सर्वांग पूर्णता के दर्शन होते हैं, और वही परिभाषा सर्वाधिक मान्य और समीचीन है। बाकी सब में एकांगीपन है, अधूरापन है, अपूर्णता है, किंतु वाइट महोदय जो E.M. वाइट है, उनकी परिभाषा जो है सर्वाधिक संपूर्ण और सर्वांगीण मानी जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये जो परिभाषा है, इसके आधार पे कुछ कुछ भाषाएं, कुछ कुछ बातें हमको स्पष्ट हो जाती है। क्या बातें स्पष्ट होती है? पहली बात यह है कि नागरिक शास्त्र का अध्ययन अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों से संबंधित है, क्योंकि नागरिक शास्त्र का विकास समय के साथ साथ हुआ है और आगे और ज्यादा होगा। इसीलिए नागरिक शास्त्र में केवल वर्तमान की बात नहीं की जाएगी, इसमें अतीत की भी बात होगी, भविष्य की भी बात होगी। भाई, नागरिक शास्त्र का विकास तो समय के साथ साथ हुआ है ना। आज से 50-100 साल पहले हम गुलाम थे, क्या अधिकार थे हमारे? कुछ भी नहीं। जब आजाद हुए तब भी कुछ कम अधिकार थे, समय के साथ साथ अधिकार बढ़ते गए। आर्टिकल 21 आप पढ़ते हो, उसमें कितने, शिक्षा का मूल अधिकार पहले था क्या? अब है। ठीक है, तो मानव अधिकार भी समय के साथ साथ बढ़ते गए हैं। प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी बढ़ता गया,
फूड राइट टू फूड, राइट टू शेल्टर बढ़ते गए, कितने नए नए कानून बनते हैं जिससे हमको रोज नए अधिकार मिलते हैं। रिजर्वेशन मिला, महिलाओं को रिजर्वेशन मिल रहा है अब पार्लियामेंट में और स्टेट असेंबलीज में। तो ये लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इनका विकास होता जा रहा है। तो इसीलिए नागरिक शास्त्र एक ऐसा विषय है जो लगातार प्रगतिशील है या कम से कम परिवर्तनशील है, बदलता रहता है। प्रगति ना भी हो तो परिवर्तन तो होता ही रहता है। यह भी हो सकता है कि नीचे चला जाए समाज। अफगानिस्तान जो है वो लगातार नीचे ही गया, पाकिस्तान भी नीचे गया। भारत के मामले में अभी फिलहाल तो ऐसा नहीं बोला जा सकता, पर हो सकता है कि भविष्य में ये भी नीचे की तरफ चले ही जाए या जा सकता है, भगवान न करे ऐसा हो, पर हो सकता है। एक गलत फैसले से समाज की दिशा बदल जाती है, इसमें कोई शक नहीं है, ऐसा है। तो निरंतर प्रगतिशील या निरंतर परिवर्तनशील विषय है ये, इसीलिए इसका अध्ययन अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों में किया जाता है। प्लेटो के समय कुछ और था, अंग्रेजों के समय कुछ और है, आज कुछ और है, भविष्य में और कुछ हो जाएगा, और ज्यादा अधिकार मिल जाएंगे। आज से 100 साल पहले कोई सोच सकता था कि होमोसेक्सुअलिटी को मान्यता मिलेगी और होमोसेक्सुअल जो शादियां हैं उसको मान्यता मिलेगी? कोई नहीं सोच सकता था, लेकिन मिला। आज से 100 साल पहले लोग अंतरधार्मिक, अंतरजातीय विवाहों के बारे में भी नहीं सोच सकते थे, लेकिन आज कॉमन चीज है, कम से कम अंतरजातीय तो है ही। ऐसा तो यह एक परिवर्तनशील विषय है। दूसरा, नागरिक शास्त्र मनुष्य का एक सामाजिक सदस्य या नागरिक के रूप में अध्ययन करता है। वो मनुष्य को इंडिविजुअल, आइसोलेटेड रूप में नहीं देखता, अलग थलग नहीं देखता, मनुष्य को विलगित रूप में नहीं देखता। विलगित मतलब आइसोलेट करके, आइसोलेट मतलब अलग थलग, स्वतंत्र निकाय। मनुष्य को वो स्वतंत्र एंटिटी के रूप में, स्वतंत्र क्या बोलना चाहिए, स्वतंत्र पिंड के रूप में, स्वतंत्र बॉडी के रूप में नहीं देखता। वो उसको एक सामाजिक और राजनीतिक प्राणी के रूप में देखता है। मनुष्य स्वतंत्र है भी नहीं, वो समाज में रहता है, स्वतंत्र नहीं है वो, ठीक है। स्वतंत्र मतलब आइसोलेटेड नहीं है, विलगित नहीं है। तो नागरिक शास्त्र मनुष्य को एक सामाजिक और राजनीतिक प्राणी के रूप में देखता है, एक नागरिक के रूप में देखता है। क्योंकि अगर आप किसी देश के नागरिक हो, मतलब आप समाज में रहते हो, देश में रहते हो, राष्ट्र में रहते हो, राजनीतिक व्यवस्था में रहते हो, वोट डालते हो, आप टैक्स भरते हो, आपको कुछ अधिकार मिले हुए हैं, आप नौकरी कर रहे हो, तो आप विलगित थोड़ी हुए, फिर आप आइसोलेट नहीं हुए, आप एक व्यवस्था का हिस्सा हो। उसी रूप में नागरिक शास्त्र मनुष्य को देखता है। तीसरा, नागरिक शास्त्र का जो स्कोप है, विषय क्षेत्र है, स्कोप बोलते हैं इसको, वो स्थानीय, राष्ट्रीय, मानवीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की समस्याओं से जुड़ा हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया कि अब अभी हम आगे इसको पढ़ेंगे स्कोप में, तो आपको और अच्छे समझ में आएगा कि अब जो आज के समय का जो मनुष्य है, वो पुराने जमाने का मनुष्य नहीं है कि जो जंगल में रह रहा है और उसको दीन दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। आज हम रह रहे हैं ग्लोबल विलेज में, पूरी दुनिया एक गांव बन गई है। अमेरिका में कुछ होता है तो उसकी लपटें हमारे तक भी आती है। रूस और यूक्रेन का वॉर छिड़ जाता है तो उसकी लपटें हमारे तक भी आती है। दुनिया के किसी भी हिस्से में कुछ हो, हम उससे प्रभावित होते हैं। तो अब जो है हम एक कॉस्मोपॉलिटन वर्ल्ड में जी रहे हैं, एक वैश्विक प्राणी है, एक वैश्विक नागरिक है, केवल देश के नागरिक नहीं है, वैश्विक नागरिक है, ठीक है ना। तो अब नागरिक शास्त्र का जो विस्तार क्षेत्र है और ज्यादा विस्तृत हो गया है। तो ये हमको समझ में आता है किसकी परिभाषा से, जो सबसे बेस्ट परिभाषा मानी जाती है, उस परिभाषा के हिसाब से हमको ये समझ में आता है। और आपसे भी अगर कोई पूछे कि सबसे बेस्ट परिभाषा किसकी है, तो आपको बताना है कि सबसे बेस्ट परिभाषा E.M. वाइट की है, ठीक है। गोल्ड की जो परिभाषा थी उसमें तो उन्होंने केवल अधिकारों और कर्तव्यों की बात की थी और किसी बात की बात की ही नहीं थी। लेकिन अधिकार और कर्तव्य में यह शामिल है कि जो अधिकार जो संस्थाएं देंगी वो भी इसमें शामिल है। अधिकार हवा में थोड़ी मिलेंगे कि ऐसे लपक के खींच लिया। कोई संस्था होगी ना जो अधिकार देगी, जो कर्तव्य लगाएगी, जो उनका पालन करवाएगी, पालन ना करने पर न्याय करेगी, तो वो तमाम चीजें इसमें शामिल हो जाती है। अब हम आते हैं नागरिकता के या नागरिक शास्त्र के विषय क्षेत्र पे, स्कोप ऑफ सिविक्स। इससे भी बहुत बार क्वेश्चंस बनते हैं। अगर हम नागरिक शास्त्र के विषय क्षेत्र या स्कोप की बात करें तो हम नागरिक शास्त्र के अंदर किस किस चीज को समावेश करते हैं उसके बारे में यहां शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूं। मैं समझा चुका हूं, बस यहां पर उसको व्यवस्थित रूप से लिखा हुआ है, ठीक है। अभी तक हमने जो जो चर्चा करी उसके आधार पर नागरिक शास्त्र का कहां तक स्कोप है,
किन किन क्षेत्रों तक ये फैला हुआ है, कहां तक इसका विस्तार क्षेत्र है, कहां तक इसका विषय क्षेत्र है, उसको हम देखते हैं। पहला यह है कि नागरिक शास्त्र के अंदर तीनों कालों का अध्ययन किया जाता है, वर्तमान, भविष्य और अतीत। क्यों किया जाता है? क्योंकि यह एक निरंतर परिवर्तनशील विषय है। अतीत में कुछ और था, आज कुछ और है, भविष्य में कुछ और हो जाएगा। अधिकार बढ़ते रहते हैं, कम होते रहते हैं, कर्तव्य बढ़ते रहते हैं, कम होते रहते हैं, संस्थाएं बदलती रहती है, समाज बदलता रहता है। उस हिसाब से नागरिक शास्त्र के नियम भी बदलते रहते हैं, नागरिक शास्त्र का स्वरूप भी बदलता रहता है। ठीक है। ग्रीस के नगर राज्यों में और वर्तमान के राष्ट्र राज्यों में आकाश पाताल का अंतर है, और नागरिक शास्त्र का भी अर्थ बदला है समय के साथ, भविष्य में और भी बदलेगा। लोकतांत्रिक संस्थाएं और विकसित होंगी तो और बदल जाएगा। ठीक है। अब पहले लोग डेमोक्रेसी की बात करते थे, आजकल बायोक्रेसी की बातें हो रही है। एक जमाना था जब अमेरिका में अश्वेतों को कोई अधिकार नहीं थे, और पहली बार जब बिल आया अश्वेत को अधिकार देने का, तो वहां बहस छिड़ी अमेरिका में, और ये लोग इमेजिन ही नहीं कर पा रहे थे कि ब्लैक्स को भी राइट मिल सकते हैं। इट वॉज अनइमेजिनेबल फॉर पीपल। लेकिन आज देखिए ब्लैक्स को बराबर के अधिकार है। वो व्यक्ति बराक ओबामा जो है 2 बार प्रेसिडेंट बना अमेरिका का। तो ये सब विकसित होने वाले विषय है। दूसरा, इसमें मानव का अध्ययन किया जाता है। जाहिर सी बात है कि मनुष्य जो है उसी का अध्ययन इसमें किया जाएगा, पर यहां मनुष्य का अध्ययन एक आइसोलेटेड एंटिटी के रूप में नहीं, एक अलग थलग पिंड के रूप में नहीं किया जाता, बल्कि समाज और राज्य के ढांचे के अंदर रहने वाले एक नागरिक के रूप में किया जाता है। ठीक है ना। तो वो आपको याद रखना है, क्योंकि समाज के बाहर जो रहता है वो मनुष्य है ही नहीं, वो या तो पशु है या देवता है। मनुष्य वही है जो एक ढांचे में रहता है, राष्ट्र का ढांचा, समाज का ढांचा, राजनीति का ढांचा। उसके बाहर जो रह रहा है वो मनुष्य थोड़ी कहलाएगा, वो तो फिर या तो पशु होगा या भगवान होगा। आप कोई ऐसा व्यक्ति इमेजिन कर सकते हो जो राज्य के ढांचे से बाहर हो? नहीं। भले ही वो राज्य कबीला ही होगा। अमेज़न के जंगलों में आप जाओगे, वहां भी आपको समाज और राज्य मिलेगा। वहां भी कबीले का सरदार होता है और कबीले के लोगों को उसका आदेश पालन करना पड़ता है। भले ही वो बहुत प्रिमिटिव लेवल पे है, लेकिन बिना नियम कानून के मनुष्यों का समाज नहीं होता। भले ही वो कबीलाई स्तर का समाज हो, उसमें कोई ना कोई ढांचा आपको देखने को मिलेगा। यही बात यहां पर लिखी हुई है। उसके बाद इसमें अधिकारों और कर्तव्यों का अध्ययन किया जाता है। वही मैंने आपको बताया, नागरिक शास्त्र मानव का नागरिक के रूप में अध्ययन करता है, उसको जितने भी अधिकार मिलते हैं और जो कर्तव्य है उसका अध्ययन इसमें किया जाता है। ठीक है। और यही अधिकार और कर्तव्यों के बीच में जो संतुलन है वही समाज को अस्तित्व में बनाए रखता है। जिस दिन यह संतुलन बिगड़ेगा, समाज पटरी से उतर जाएगा। आगे असल में इसी से समाज जो है वो आगे चलता है। वही बात यहां पर लिखी हुई है। नागरिक शास्त्र में अध्ययन किया जाता है कि कौन सा मतलब नागरिक शास्त्र वस्तुतः आदर्श नागरिक एवं आदर्श सामाजिक जीवन व्यतीत करने की कला का ज्ञान प्रदान करता है ना। इसी से हमें एक आदर्श जीवन जीने का ज्ञान मिलता है कि भाई सही बात है, उसी से जीवन चलता है। आदर्श जीवन जीने का ज्ञान इसी से मिलता है ना, कि भाई कुछ अधिकार होंगे, कुछ कर्तव्य होंगे, हर व्यक्ति उस हिसाब से जीवन जिएगा, अपने कर्तव्यों का पालन करेगा, उसको कुछ अधिकार मिलेंगे, संस्थाएं बनी होंगी, वो नियम बनाएंगी, लोग उन नियमों का पालन करेंगे, वो तमाम बातें हैं ना। ऐसा कुछ संस्थाएं होंगी, वो नियम बनाएंगी, कुछ उनको लागू करवाएंगी, कुछ उनका पालन करवाएंगी, कोई नहीं पालन करेगा तो न्याय के लिए व्यवस्था होगी, सभी व्यक्तियों का हित होगा। देखिए, जब भी हम समाज या राजनीति की बात करते हैं तो वो सर्वहित पे चलती है ना। वो यूटिलिटेरियन जिसको बोलते हैं, उपयोगितावादी दर्शन होता है ना, कि मैक्सिमम गुड फॉर मैक्सिमम पीपल, वो सभी के सुख के हिसाब से काम करती है। जो सामाजिक, जब भी कोई संस्था बनेगी, अगर चाहे वो सामाजिक संस्था हो, राजनीतिक संस्था हो, वो सभी व्यक्तियों के हित में काम करती है, तभी तो लोग उसको मान्यता देते हैं। सरकार को मान्यता क्यों मिली हुई है? तो क्योंकि लोगों को यह विश्वास है कि सरकार जो काम करेगी वो सबके हित में होगा। न्याय लेके आएगी, कानून व्यवस्था बनाएगी, सबको अधिकार मिलेंगे, बराबरी मिलेगी, कानून व्यवस्था बनी रहेगी, कोई किसी को मारेगा नहीं, पीटेगा नहीं, किसी के अधिकार का उल्लंघन नहीं करेगा तो राज्य उसको दंड देगा, एक जैसे नियम बनाएगी, तभी तो लोग उसका आदर करते हैं ना। तो आदर्श जीवन जीने के लिए यह नागरिक शास्त्र जरूरी होता है, उसका पालन करना, उसका ज्ञान होना जरूरी होता है। ठीक है, यही बात यहां पर लिखी हुई है। फिर उसके बाद क्या किया जाता है? समाज का अध्ययन किया जाता है। नागरिक शास्त्र के अंतर्गत समाज का भी अध्ययन किया जाता है, क्योंकि मनुष्य और समाज एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। समाज
मनुष्यों से मिलकर ही समाज बनता है और मनुष्य जो है वो समाज के अंदर ही एक इकाई के रूप में रहता है। ठीक है, तो इसके अंदर समाज का भी अध्ययन किया जाता है, क्योंकि समाज अलग कुछ नहीं है, मनुष्यों का ही समुच्चय समाज होता है। नागरिकों का ही समुच्चय क्या बनाता है? समाज बनाता है, सीधी सी बात है। तो उसका अध्ययन भी इसके अंदर किया जाता है। फिर राज्य और सरकार का अध्ययन किया जाता है। भाई आप बोलोगे कि समाज का अध्ययन क्यों करते हैं? तो भैया समाज जैसा होगा वैसे ही आपको अधिकार मिलेंगे। भाई सरकार जो आपको अधिकार दे रही है, या विधानसभा जो, या राज्यसभा जो, सॉरी आपको संसद अधिकार दे रही है, तो उसको तो समाज ही चुन रहा है ना। समाज वोट डालता है और जिसको प्रधानमंत्री बनाता है वो प्रधानमंत्री बनता है, जिसको मुख्यमंत्री बनाता है वो मुख्यमंत्री बनता है ना। यही समाज था जिसने किसी जमाने में डॉक्टर मनमोहन सिंह को मुख्यमंत्री बनाया था, उसी समाज ने नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री बनाया। वही समाज आने वाले समय में योगी आदित्यनाथ को भी मुख्यमंत्री बना सकता है। वही समाज पिछले समय में पंडित नेहरू को मुख्यमंत्री बनाया था। तो एक समाज ही अपना नेता चुनता है, और जैसा नेता वो चुनता है वैसे ही उस समाज की गत बन जाती है बाद में। अगर वो अच्छा नेता चुनेगा तो वो प्रगतिशील समाज बनेगा, अगर वो बुरा नेता चुनेगा तो वो उसकी दुर्गत बन जाएगी उस समाज की। तो समाज ही चुनता है अपने नेता को, समाज ही संस्थाएं बनाता है, समाज ही विधायिका बनाता है, समाज ही कार्यपालिका बनाता है। वही विधायिका और कार्यपालिका आपको अधिकार देती है या आपसे अधिकार छीनती है। समाज ही के द्वारा ये संस्थाएं अस्तित्व में आती है। और मनुष्य भी समाज के अंदर ही रहता है। ठीक है, उसको समाज से भी कुछ अधिकार मिलते हैं, राजनीति से तो मिलते ही मिलते हैं, लेकिन समाज से भी उसको कुछ अधिकार मिलते हैं। हालांकि बहुत बार इन अधिकारों में क्लैश भी होता है। राजनीति कोई अधिकार दे रही है, समाज वो अधिकार नहीं देता, तो टकराहट भी हो जाती है। जैसे संविधान के तहत हर नागरिक को यह अधिकार है कि वो जिससे चाहे शादी कर सकता है अपनी पसंद के मुताबिक, उसमें जाति, धर्म, संप्रदाय इसकी कोई बाधा नहीं है, उम्र की भी कोई बाधा नहीं है। लेकिन समाज जो है वो उसको रोकता है, वो अंतरजातीय विवाह का विरोध करता है, अंतरधार्मिक विवाह का विरोध करता है, तो क्लैश भी हो जाता है बहुत बार। तो ये तब तमाम चीजें इसके अंतर्गत आती है। लेकिन जब क्लैश होगा तो संविधान प्रिवेल करेगा, संविधान की मानी जाएगी, न कि समाज की। ऐसा है। हाँ, लेकिन समाज चाहे तो संविधान बदल भी सकता है। कल को समाज ही इस पक्ष में हो जाए तो कल को कानून बदले भी जा सकते हैं, संविधान बदला भी। हमारे देश में तो खैर नहीं बदल पाता है, पर जनरली संविधान बदल भी जाता है ना दूसरे देशों में। तो हमारे तो खैर बेसिक स्ट्रक्चर है, तो वो बात अलग है। हालांकि फिर भी बदल ही सकता है, ऐसा नहीं है कि बदल ही नहीं सकता, असंभव तो नहीं है दुनिया में कुछ भी। फिर इसके अंदर राज्य और सरकार का अध्ययन किया जाता है, क्योंकि राज्य और सरकार ही नियामक संस्थाएं हैं। वही अधिकार देती है, वही कर्तव्य लगाती है, वही उनका पालन करवाती है ना। तो वो नियामक संस्थाएं हैं, रेगुलेट वही करती है पूरे समाज को, और नागरिकों को भी वही मान्यता देती है। आपको पासपोर्ट कौन देता है? सरकार देती है, तभी आप नागरिक कहलाते हो। आपको वोट डालने का अधिकार, आपको नौकरी पाने का अधिकार, आपको पढ़ने का अधिकार, आपको कहीं बस जाने का अधिकार संविधान से ही तो मिले हुए हैं ना, और संविधान ही आप पे कर्तव्य लगा रहा है। तो ये सब राज्य और सरकार का अध्ययन भी इसके अंदर किया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है इसमें यह भी देखा जाता है, संविधान का भी अध्ययन किया जाता है, क्योंकि संविधान से ही आपको कर्तव्य और अधिकार मिले हुए हैं, और उसी से पूरा जीवन संचालित होता है। आजकल तो हमारा पूरा जीवन संविधान से ही संचालित हो रहा है। ठीक है ना, तो संविधान का भी अध्ययन इसमें किया जाता है। संविधान में आने वाली विभिन्न संस्थाएं, चाहे वो कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, विधायिका हो, चाहे वो ग्राम पंचायत हो, चाहे वो अर्बन लोकल बॉडीज हो, चाहे वो मनुष्यों के अधिकार हो, उनके कर्तव्य हो, चाहे नागरिकता की शर्तें हो, चाहे भारत का राज्य क्षेत्र हो, ये तमाम चीजें जो संविधान के अंतर्गत आती है वो नागरिक शास्त्र के अंतर्गत भी आती है, क्योंकि नागरिक को संविधान ही नागरिक को परिभाषित करता है। वही बताता है कि किसे नागरिक माना जाएगा। कानून से ही तो आप नागरिक तय होंगे। कानून ने बोला है कि जिस भी व्यक्ति का जन्म भारत की भूमि पर हो जाए और उसके माता पिता में से कोई एक भारतीय हो, और वो, तो आप नागरिक मान लिए जाओगे, आप पात्र हो कि आपको अधिकार मिले, कर्तव्य आप पे लगाए जाए। तो ये तमाम चीजें संविधान के अंतर्गत आती है। उसके बाद अंतरराष्ट्रीय समस्याओं का भी इसमें अध्ययन किया जाता है। अंतरराष्ट्रीय समस्याओं का क्यों अध्ययन किया जाता है? क्योंकि आज के जमाने में कोई भी व्यक्ति, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में रह रहा हो, किसी भी दूसरे क्षेत्र में कोई भी घटना होती है, चाहे उसके देश से बाहर हो रही हो, चाहे उसके महाद्वीप से बाहर हो रही हो, उस पर उसका प्रभाव आता है। ठीक है, तो इसलिए इसमें अंतरराष्ट्रीय समस्याओं का भी अध्ययन किया जाता है। जैसे हमारे पड़ोसी देश में अगर आतंकवाद होगा तो हमारे यहां भी आतंकवाद आ जाएगा। ठीक है, जाहिर सी बात है, आया ही है। पाकिस्तान से भारत में आतंकवाद आया? नहीं आया, आया।
बांग्लादेश से लोग माइग्रेट होकर के नॉर्थ ईस्ट में आते हैं तो कितनी गदर मचती है वहां। असम में आप देखिए कितनी समस्या है, बंगाल में, क्योंकि बांग्लादेश से लोग माइग्रेट करके आ रहे हैं। अभी आप देखेंगे नेपाल वाला केस चल ही रहा है, एक नेपाली लड़की का के साथ कुछ ज्यादती हुई है, तो वो केस कितना हवा में। तो अगर पड़ोस में भी कुछ हो, दुनिया के किसी भी हिस्से में कुछ हो, तो अब क्योंकि दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई है तो दूसरे हिस्सों पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। हम एक नागरिक के रूप में उसको अनुभव भी करते हैं। कहीं दाम बढ़ जाता है पेट्रोल का, कभी कम हो जाता है, कभी कुछ इसेंशियल चीजें महंगी सस्ती हो जाती हैं, कभी हमले होते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, कभी कुछ होता है। अभी अमेरिका से कितने लोगों को वापस भेज दिया गया, कभी टैरिफ ज्यादा होता है, कम होता है, तो सबसे हम प्रभावित होते हैं। ठीक है, आज के जमाने में जब नागरिकता की बात की जाती है तो किसी भी देश में जब वहां की गरीबी, शिक्षा, आतंकवाद, इन सब के और ऐसा नहीं है कि केवल समस्या ही है, समाधान भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर से मिल जाते हैं। कई देश आपस में सहयोग करते हैं समाधान के लिए, कई अमीर देश गरीब देशों की मदद करते हैं, यूएनओ जैसी संस्थाएं हैं, क्षेत्रीय संगठन बने हुए देशों के बीच में जो आपस में समझौते सहयोग करते हैं। हमारे देश में कितनी योजनाएं हैं जो विदेशी देशों के पैसों से चलती है, हम भी कई छोटे मोटे देशों को सहयोग देते हैं। तो हमारे नागरिक के रूप में जो अधिकार हैं वो कई बार हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर से भी प्रभावित होते हैं। कई सारे अधिकार हमको ऐसे मिलते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय देशों के सहयोग से मिलते हैं। यूएनओ से पैसा मिलता है, रिलीफ कैंप चलते हैं, कई युद्ध हो जाता है तो वहां पर कई देश मिलकर सहयोग करते हैं, बाढ़ आ जाती है, कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो कई देशों से पैसा आता है, फंड आता है, वर्ल्ड बैंक पैसा दे देता है, IMF पैसा दे देता है। तो ये सब अंतर्राष्ट्रीय स्तर से भी चीजें चलती है, तो नागरिक शास्त्र में उसका भी अध्ययन किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का भी इसमें अध्ययन किया जाता है और लोकतांत्रिक व्यवस्था का भी इसमें अध्ययन किया जाता है, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था से ही अधिकार जो है वो मिलते हैं। ठीक है, तो ये जो है नागरिक शास्त्र का स्कोप है, विस्तार क्षेत्र है। अब इससे प्रश्न कैसा बनेगा, तो आपसे प्रश्न ऐसा बनेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र नागरिकता के अंतर्गत या नागरिक शास्त्र के अंतर्गत आता है, या उसके विषय क्षेत्र में आता है, उसके विस्तार क्षेत्र में आता है। तो ये आप सभी पढ़ लो, तीनों, ये सब किताबों में यही मिलेगा आपको। तीनों कालों का अध्ययन, मानवता का अध्ययन, अधिकारों कर्तव्यों का अध्ययन, अंतर्राष्ट्रीय समाज का अध्ययन, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का अध्ययन। ऐसे पूछ सकता है प्रश्न के रूप में कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र नागरिक शास्त्र के विस्तार क्षेत्र में आता है या नहीं आता है। ठीक है, दूसरा आपसे यह पूछ सकता है, इसमें थोड़ा सा और डिटेल में पूछ सकता है कि भाई नागरिक शास्त्र में आपको मतलब स्टेटमेंट दे दे कि निम्नलिखित में से कौन से स्टेटमेंट सही है या गलत है। लिख दिया कि नागरिक शास्त्र में भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान तीनों कालों का अध्ययन किया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट लिख दिया कि नागरिक शास्त्र में केवल वर्तमान काल का और भविष्य काल का अध्ययन किया जाता है, भूतकाल का नहीं किया जाता। अब आपको बताना है कौन सा सही है। ठीक है, मान लो कि और पूछ लिया कि नागरिक शास्त्र में बेसिकली केवल राष्ट्र के अंदर, देश के अंदर राष्ट्रीय स्तर पर ही अध्ययन किया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट दे दिया कि नहीं, इसमें राष्ट्र के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और अंतर्राष्ट्रीय स्थिति का भी अध्ययन किया जाता है। तो आपको बताना पड़ेगा कौन सा सही है, कौन सा गलत है। तो ऐसे कैसे भी घुमा करके प्रश्न इससे पूछे जा सकते हैं। तो ये जो है इसको बोलते हैं स्कोप ऑफ सिविक्स। ये टॉपिक का नाम क्या है? स्कोप ऑफ सिविक्स, यानी कि नागरिक शास्त्र का विस्तार क्षेत्र। और नागरिक शास्त्र का विस्तार क्षेत्र किन किन क्षेत्र में है? तीनों कालों में, मानव का, इसमें तीनों कालों का अध्ययन किया जाता है, अतीत, वर्तमान, अतीत, वर्तमान, भविष्य। भूत और अतीत तो एक ही हो गया। तीनों कालों का अध्ययन किया जाता है, अतीत, वर्तमान और भविष्य। मानव का अध्ययन किया जाता है क्योंकि मानव वही है जो नागरिक है। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो किसी व्यवस्था के अंतर्गत नहीं रहता वो मनुष्य नहीं कहलाता, वो तो या तो पशु होगा या देवता होगा। अगर आप एक राजनीतिक सामाजिक ढांचे के अंदर रह रहे हैं तभी आप मनुष्य कहलाएंगे और तभी आप नागरिक भी कहलाएंगे, सीधी सी बात है। उसके बाद इसके अंतर्गत अधिकारों और कर्तव्यों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद समाज का अध्ययन किया जाता है, राज्य और सरकार और सरकारी ढांचे का, राज्य और सरकार की संस्थाओं का अध्ययन किया जाता है, संविधान का अध्ययन किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का अध्ययन किया जाता है और लोकतांत्रिक व्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। बल्कि नागरिक शास्त्र की जो आज के जमाने में शुरुआत मानी जाती है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन से मानी जाती है, फ्रांसीसी क्रांति। अभी अपन आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। आज के जमाने में जो अधिकार मिलना शुरू हुए लोगों को, उसकी तो शुरुआत ही फ्रेंच रेवोल्यूशन से मानी जाती है।
फ्रांस में जो क्रांति हुई थी नेपोलियन के बारे में आपने सुना होगा। वर्तमान समय में नागरिक शास्त्र का जो विधिवत विकास हमको देखने को मिलता है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन से मिलता है, क्योंकि इसी क्रांति के बाद लोगों को समानता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व ये सब अधिकार प्राप्त हुए थे। दुनिया में पहली बार एक व्यवस्थित रूप से लोगों को जो अधिकार मिले थे वो फ्रेंच रेवोल्यूशन से मिले थे, फ्रांसीसी क्रांति, और वहीं से नागरिक शास्त्र का विधिवत विकास हुआ आधुनिक काल में। ऐसा नहीं कि उसके पहले नहीं था, पर आज के जमाने में जो नागरिक शास्त्र का स्वरूप है, आज के जमाने में जो नागरिक शास्त्र का स्ट्रक्चर है, उसकी शुरुआत फ्रेंच क्रांति से हुई, क्योंकि पहली बार वहीं पर जो है एक लिखित रूप में, विस्तृत रूप में अधिकारों की बात की गई थी। समानता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व ऐसे आदर्श प्रतिपादित किए गए थे। तो वहीं से नागरिक शास्त्र की पृष्ठभूमि बनी, और फिर उसके बाद दुनिया भर में अलग अलग देशों ने लोगों को अधिकार देने के लिए कदम उठाए। पहले यूरोप में, और फिर जब अफ्रीका, एशिया के देश आजाद हुए तो वहां पर भी ये चीज आई, लैटिन अमेरिका में भी आई। शुरुआत यूरोप से हुई आधुनिक काल में, और फिर दुनिया भर में ये विचार फैले, और इसीलिए दुनिया भर में फिर नागरिक शास्त्र का विकास हुआ। इसीलिए लोकतांत्रिक व्यवस्था का अध्ययन इसमें करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जहां पर लोकतंत्र होगा वहां नागरिक शास्त्र उतना ज्यादा विकसित होगा। वहां पर आपको मताधिकार मिलेगा, वोटिंग राइट मिलेगा, वहां पर आपको जनमत निर्माण के लिए परिस्थितियां पैदा होंगी। जहां लोकतंत्र होगा वहां उतने ज्यादा अधिकार होंगे। ठीक है, तो ये हमने नागरिक शास्त्र के स्कोप के बारे में पढ़ा। तो आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। अगले सेशन में फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, नागरिक शास्त्र के अन्य पहलुओं पर चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप में से जो भी कैंडिडेट्स हमारे कोर्सेस में एडमिशन लेना चाहें वो कमेंट में ड्रॉप कर सकते हैं, अपना नाम और कमेंट में जो भी क्वेरी है पूछ सकते हैं। साथ ही साथ कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। पीएससी और एमपीएसआई दोनों के सेपरेट बैचेस हमारे यहाँ शुरू हो गए हैं, और बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही डिटेल्ड और डिस्क्रिप्टिव तरीके से हम तैयारी करवा रहे हैं। पीएससी मेंस का भी बैच जो है वो शुरू हो चुका है, डेडिकेटेड बैच, और पीएससी प्रीलिम्स के बैचेस भी, और एसआई का, एमपीएसआई का बैच भी शुरू है। तो अगर आप लोग एडमिशन लेना चाहें तो कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, या कमेंट में जो भी क्वेरी आपकी हो, जो भी डाउट हो, आप पूछ सकते हैं। तो अब आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। अगले सेशन में फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।